अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है कूलम लॉ। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने इस टॉपिक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसके बाद हम एम देखेंगे कि ये लॉ क्यों प्रेजेंट किया गया। इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे कि इस लॉ को कब और किसने प्रेजेंट किया। 4 पार्ट में हम इसका स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन वगैरह करेंगे और लास्ट में हम इसके लिमिटेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से एक साइंटिस्ट था। इसने हमें बताया कि चार्जेस की 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होते हैं नेगेटिव चार्ज। ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से एक साइंटिस्ट ने हमें बताया। गिलबर्ट ने हमें बताया था कि जो सेम चार्जेस होते हैं, मिसाल के तौर पर 2 पॉजिटिव चार्ज को अगर एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। साथ में उसने हमें ये भी बताया कि अगर 2 अपोजिट चार्ज को, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया ये बैकग्राउंड। लेकिन हमें इसका पता नहीं था कि ये कितने मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को रिपेल करेंगे या कितने मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। इस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए एक लॉ की जरूरत थी, जिसे लेटर ऑन एक साइंटिस्ट कूलम ने प्रेजेंट किया। ये था इसका बैकग्राउंड। अभी एम तो बैकग्राउंड ही से जाहिर हो गया कि एक नया लॉ पेश करने की जरूरत क्या थी। इस लॉ की जरूरत इसलिए हुई क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। इन 2 चार्जेस के कि आइदर वो पॉजिटिव चार्जेस हो, दोनों सेम चार्जेस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, यानी अपोजिट चार्जेस हो, तो वो कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं या कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन और रिपल्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए एक साइंटिस्ट ने ये लॉ प्रेजेंट किया था। हिस्ट्री। तो इस लॉ को सबसे पहले चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने 1785 में प्रेजेंट किया था, जो कि एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। अब बात करते हैं इस लॉ के स्टेटमेंट की। तो इसका स्टेटमेंट है, the magnitude of the force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. स्टेटमेंट का मतलब ये है, सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। पॉइंट चार्ज को हम पहले एक्सप्लेन किए हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनकी डायमेंशन उनके आपस के डिस्टेंस के मुकाबले में इंतहाई छोटे होते हैं। यानी पॉइंट चार्जेस इंतहाई स्मॉल चार्जेस होते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो यह लॉ कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन में होता है। द फोर्स इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑन देम। इस पर कितना चार्ज है इसके साथ, प्लस इस पर कितना चार्ज है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है। अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होती है, अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स भी कम होता है। सो the force is in direct relation with the product of the magnitude of the 2 charges, that is q1 and q2. Suppose this is
our charge Q1, this is another charge Q2. Here both charges are same, so they will repel each other. ठीक हो गया। एक बात है, स्टेटमेंट के दूसरी पार्ट में कह रहा है the force is inverse relation with the square of the distance between their center. इस बात का मतलब ये है, अगर ये दो चार्जेस एक दूसरे के नजदीक हो तो फोर्सेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस केस में अगर अनलाइक चार्ज से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही हो गया। तो हम इनको एक दूसरे के करीब लाएंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन दूर ले जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। लेकिन कितना कम होगा, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस को हाफ करने से फोर्स क्या होगा, 4 गुना इंक्रीज होगा, यानी स्क्वायर के रिलेशन में है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टेटमेंट को समझा कि क्या कह रहा है। कॉलम लॉ हमें ये बता रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्स रिलेशन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इक्वेशन 1 हमारे पास है F is equal to Q1 Q2 और इक्वेशन 2 हमारे पास है F is equal to 1 over R square. Now combining equation 1 and equation 2, F directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. अब हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वही किया हमने। F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where K is constant of proportionality. यहाँ K जो है constant of proportionality है and its value depend upon the system of unit used in medium between their charges. अभी यहाँ पर ये constant of proportionality जो है इसकी वैल्यू दो चीजों पर इंहिसार करता है। एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम यूज कर रहे हैं इस पर इंहिसार करता है। दूसरा क्या करता है, इन चार्जेस के बीच हमने मीडियम कौन सा यूज किया है इस पर इंहिसार करता है। मिसाल के तौर पर हम अगर एयर में रख लें, इनको वैक्यूम में रखते हैं तो फोर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती है। अगर हम उनके बीच पेपर रख लें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। यानी कि मीडियम को चेंज करने से फोर्स की मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। एक बात तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर किस तरह डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम MKS सिस्टम यूज कर ले तो इस K की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और मैथमेटिकली इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये MKS यूनिट हमने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल हमने CGS यूनिट यूज किया या FPS यूनिट सिस्टम यूज किया तो इस K की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये K की जो वैल्यू है ना दो चीजों पर इंहिसार करता है। हमने कहा कि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस बात का क्या मतलब है, आइए इसको भी समझते हैं। ये परमिटिविटी जो है ना ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज द परमिशन टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मीडियम जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना ऑब्जर्व करते हैं ना इस मीडियम के उस प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है, हमें पता है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सही है ना। फॉर एग्जांपल हमने इसमें कोई मीडियम नहीं रखा, ये एयर में है या फ्री स्पेस में है, सही है, वैक्यूम में है, तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इधर जो है ना फील्ड इजीली पास होता है ना, रेजिस्टिविटी कम है। इसके मुकाबले में अगर हम इसमें कोई और मीडियम रख ले तो फिर क्या होगा, परमिटिविटी इंक्रीज होगा। परमिटिविटी अगर इंक्रीज हुई तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगी, फोर्स के मैग्नीट्यूड को वो जज़ब करेगा, तो फिर क्या होगा, उधर से परमिशन
ऑब्जर्व करने की परमिशन ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस परमिटिविटी के लफ्ज़ को परमिशन के साथ कंफ्यूज मत कर दे, सही है ना। ये परमिशन है टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब परमिटिविटी ज़्यादा हो तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है। अगर परमिटिविटी कम हुई, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम में फोर्स हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ की। हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया, फोर्स की जो वैल्यू हमने लिखी F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये सिर्फ हमने इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस किया। हमें पता है हम किसी भी वेक्टर को, सपोज A एक वेक्टर है, तो वेक्टर को इसी फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर = मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। ये जो A है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, और सेकंड जो पार्ट है ये यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन हमें बताता है। तो यहाँ पर इसको वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस फोर्स को हमें क्या करना होगा, ये मैग्नीट्यूड है, साथ एक यूनिट वेक्टर भी राइट करना होगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, एक को हमने Q1 नाम दिया, एक को हमने Q2 नाम दिया। सपोज जो फोर्स चार्ज Q1 Q2 पर लगा रहा है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है F21 से। ये क्या है, which is the force applying Q1 on Q2 is equal to, कितना है हमें पता है, 1/4πε0 the charge on Q1 and the charge on Q2 divided by square of the distance between their center, इस मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। ये फोर्स, ये जो क्या कर रहा है, चार्ज 1 किस पर लगा रहा है, चार्ज 2 पर लगा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा रहा है, यूनिट वेक्टर R12 के डायरेक्शन में। यहाँ से फोर्स किस डायरेक्शन में, ये चार्ज किस डायरेक्शन में, Q2 पर चार्ज लगाएगा, सीधा इसी सेंटर में, इसी लाइन में लगाएगा। तो साथ में हमें यूनिट वेक्टर R12 भी लिखना होगा। तो ये वो फोर्स है जो चार्ज 1 चार्ज 2 पर लगा रहा है। अभी हमें पता है कि अगर चार्ज 1 चार्ज 2 पर फोर्स लगा रहा है, तो चार्ज 2 भी चार्ज 1 पर फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लिखते हैं F12। ये क्या है, फोर्स लगा रहा है सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर, यहाँ पर फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पर फोर्स लगा रहा था। वही मैग्नीट्यूड जो हमने डिस्कस की कूलम के स्टेटमेंट से, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इनटू, अभी चार्ज Q2 किस डायरेक्शन में Q1 पर फोर्स लगा रहा है, इसी डायरेक्शन में। देखें यूनिट वेक्टर R21 के डायरेक्शन में चार्ज 1 पर फोर्स लगा रहा है। तो साथ में हमें ये यूनिट वेक्टर भी लिखना होगा, यूनिट वेक्टर R21, ठीक हो गया। सपोज ये हमारे पास था इक्वेशन 1 और ये था इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन Q2 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 2 ऑन चार्ज Q1। इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं द फोर्स F21 is equal to F12 but they are in opposite direction। फोर्सेस बराबर है, देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन R12 इस डायरेक्शन में जा रहा है, R21 इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये दो फोर्सेस आपस में तो बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि ये दो चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं ना, इक्वल फोर्स लगा रहा है। इसका एक मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास अर्थ है, एक बंदा इधर खड़ा है, जितने फोर्स से ये अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये अर्थ इस बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये बंदा भी इतने ही फोर्स से इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन हमेशा हमें कैसे लगता है
कि जो अर्थ की फोर्स होती है ना वो डोमिनेंट होती है। वो इस वजह से होती है ना कि इसकी मास जो है बड़ा होता है, ये कम एक्सेलरेशन से हरकत करता है, जिनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है, लेकिन इसका मास कम होने की वजह से ये तेज हरकत करता है, फिर फोर्स जो है ना आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। इसकी मास बहुत ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम है, इसकी मास बहुत कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो फोर्स आपस में बराबर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है ना, जो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होती है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ की एक फॉर्म हम कूलम लॉ के लिए भी लिख लेंगे। अब बात करते हैं कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो कूलम लॉ की ये फॉर्म थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय r²। यहाँ पर जो दो चार्जेस थे वो फ्री स्पेस में रखा गया था, इनके दरमियान में कोई मीडियम नहीं था, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमें बता रहा था ये परमिटिविटी या फ्री स्पेस था। अभी हमने ऐसा किया, इन दो चार्जेस के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम रखा। इस इंसुलेटिंग मीडियम की वजह से फोर्स की मैग्नीट्यूड, ये जो दो चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मीडियम फैक्टर है, इसको हम इस फोर्स के साथ डिवाइड करना होगा, ताकि वो हमें बताएगा कि फोर्स कितना डिक्रीज हुआ है। तो ये था कूलम लॉ इन फ्री स्पेस। नाउ कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू द फोर्स, दिस इज द कूलम लॉ इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय द मीडियम फैक्टर, where ER is relative permittivity, and this is equal to ER is equal to permittivity of medium divided by permittivity of free space. Where ER is relative permittivity and this is equal to permittivity of medium to the permittivity of free space, जिसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं डिवाइड बाई E नॉट। ठीक है, ये दो सेम चीज़ों का क्या है, रेशो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे पास एक नंबर होगा, ताकि इसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी डिक्रीज हुई है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास 1 होता है, इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी परमिटिविटी 1 से ज़्यादा होती है। 1 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जब भी हम चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम रखेंगे तो ये फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कूलम लॉ मटेरियल मीडियम में हमेशा इसकी मैग्नीट्यूड फ्री स्पेस के मुकाबले में कम होता है। ठीक हो गया। अभी हम बात करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के फाइनल पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है ना कि कूलम लॉ जो है ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस थे जिनका डायमेंशन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में बहुत कम होती थी। तो कूलम लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात ये है कि कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर चार्जेस मोशन में हो तब हम कूलम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज हमने कूलम लॉ के बारे में पढ़ा, जिसने हमें बताया कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली रिलेशन में है उनके फोर्स उन पर चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। फॉर एग्जांपल हमने दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों पर था 3 कॉलम्स चार्ज। ठीक है, तो वो एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे। फिर हमने इन चार्ज को रिप्लेस करके दो ऐसे चार्ज को एक दूसरे के करीब लाया जिन पर 5 कूलम के चार्जेस थे। तो फोर्स जो है ना
वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने चार्जेस के मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज हो गए। फिर हमने पढ़ा कि ये जो फोर्स जो दो चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं वो आपस के उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर भी इन्हिसार करता है। अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज कर ले तो फोर्स डिक्रीज होता है, और अगर हम डिस्टेंस डिक्रीज कर ले तो फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसको हम मैथमेटिकली ओवरऑल इस तरफ लिखते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। आज के लेक्चर से इतना ही। थैंक यू सो मच।